नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज विश्व की सबसे बड़ी जो घटनाएं हुई उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड में चलते हैं, जहां उत्तराखंड की विधानसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चितकालीन के लिए 3 दिन का समाप्त हो गया है और यहाँ की कार्रवाई से जनता निराश हुई। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांति वार्ता की उस पे दौरे पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। वहां उन्होंने शांति का संदेश दिया। युद्धरत रूस और यूक्रेन को शांति का संदेश दिया। ये शांति का संदेश कहाँ कारगर होता है ये देखने। वहीं तीसरी तरफ महत्वपूर्ण जो घटना है, आज विश्व पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। जहाँ एक तरफ यूक्रेन 24 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं यूक्रेन पर कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो उसने रूस पे हमला किया, अभी मॉस्को सहित कई शहरों पे हमला किया, ड्रोन हमले किए, विस्फोटक हमले किए और रूस के क्षेत्र कुर्स्क क्षेत्र में कब्जा करने का काम किया। उससे रूस बहुत आक्रोशित है और रूस यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कट संपर्क है। इसी को देखते हुए वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में जो गाजा और इजराइल की लड़ाई थी, उस लड़ाई में अब अरब और इजराइल की लड़ाई में तब्दील हो गया। अरब देश जहां अल अस्का मस्जिद में जो दहन का कांड हुआ था 1969 में, उसकी बरसी पर इजराइल को सबक सिखाने के लिए एकजुट है। कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के सहयोगी संगठन जिसमें हूथी संगठन है और हमास से लेकर हिजबुल्लाह संगठन, ये तमाम बहुत विनाशकारी हमला इजराइल पर कर सकता है। तो ये आज की जो प्रमुख घटना है, एक तो प्रमुख घटना रही कि उत्तराखंड के लोग निराश हैं, जो आशा लगाए थे कि जो गैरसैंण में मानसून सत्र चल रहा था 21, 22, 23 तारीख को 3 दिवसीय, जो सरकार वहाँ उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी, राजधानी गैरसैंण का ऐलान करेगी, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वहाँ भू कानून और मूल निवास का ऐलान करेगी, वहाँ अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए जो पूरे भारत में इस समय बंगाल से लेकर बदलापुर, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ये प्रकरण उठ रहा है दुराचार का, इन पर अंकुश लगाने के लिए कम से कम धामी सरकार अपनी पिछली भूलों से सबक लेके जन भावनाओं का अनुरूप वहाँ पे कार्य करने के लिए, परंतु इन 3 दिवस की विधानसभा सत्र में गैरसैंण में जहाँ जनता की आशाओं पर वज्रपात करने का काम किया, वहीं उन्होंने अपने विधायकों के भत्ते बढ़ाने का काम किया। ये केवल उन्हें जनता की समस्या नहीं दिखाई दे रही, उन्हें विधायकों के भत्ते बनाने का, इससे जनता नाखुश है। और जनता ये मानने के पूर्व थी मुख्यमंत्रियों की तरह यहाँ स्वामी से लेकर तिवारी से लेकर खंडूड़ी से लेकर तम तक धामी और हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, निशंक, खंडूड़ी, बहगुणा, विजय बहगुणा, इन सब की तरह धामी भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, वज्रपात करें। वहाँ दूसरी तरफ आज
सबसे बड़ी जो वो है महत्वपूर्ण, मैंने पूरे विश्व में विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, जो 24 तारीख का है अगस्त। आज उस मोदी जी जो रेल द्वारा पोलैंड से वहाँ गई, कीव गई, यूक्रेन की राजधानी, वहाँ गई, वहाँ से शायद आज वापस आएंगे। कल यूक्रेन में जहाँ राष्ट्रीय दिवस रूस से अलग होने का, स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो एक 24 अगस्त को हर साल मनाते हैं, ऐसे मौके पर जो यूक्रेन ने चंद दिन पहले रूस के अंदर मॉस्को के पर हमला करने की कोशिश की, हमला किया ड्रोन से, और उनके 3-4 शहरों में वहाँ के वो उनके युद्धपोतों को नुकसान पहुँचाया, उसकी प्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का जो साहस किया नाटो देशों के, उससे आक्रोश चीन ने करारा सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को मन बना लिया, पूरी तैयारी कर ली है। चारों तरफ से समुद्री जहाज़ों के बेड़े उसको यूक्रेन पे हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो किस ढंग से कार्यरत कर रहा है, नाटो की इस दुशासिक सहयोग के कारण ही यूक्रेन रूस पे हमला करने का दुस्साहस किया। वो उसके लिए न केवल आत्मघाती अपितु विश्व शांति के लिए बहुत खतरनाक है। खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मौन समर्थन है यूक्रेन के इस दुशासिक कार्य के लिए, और नाटो का जबरन रूस के दरवाजे पे, गदेरी पे घुसकर यूक्रेन को जानबूझ के सदस्य बनने और रूस के खिलाफ युद्ध को उकसाने का जो जेलेंस्की नामक प्यादा किया है, उससे लाखों यूक्रेनी लोग मारे गए हैं, रूस के मारे गए हैं, और पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है, विकसित है। तो इसका मुख्य अगर कोई दोषी है अमेरिका और उसके नाटो देश और संयुक्त राष्ट्र संघ की मूक सहमति। संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार की कार्रवाई को अंकुश नहीं लगा रहा है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए नाटो इस प्रकार की विश्व की शांति नष्ट करने का कृत्य क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अरब देशों में और इजराइल के खिलाफ गाजा में जो संघर्ष चल रहा था, वो अब विस्तार हो रहा है। जिस ढंग से इजराइल ने हमास के प्रमुख को ईरान में मारा था, उसके बाद ईरान को अपने प्रभुसत्ता को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ रहा है। और वो आज जो 24 घंटे का उन्होंने समय दिया था, 72 घंटे में हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, उसी की तरह अमेरिका और नाटो देश जहां इजराइल का सुरक्षा कवच बने हुए हैं। देखना ये है आज किस ढंग से जो ये अल अक्सा मस्जिद के दहन से आक्रोशित उसका बदला लेने के लिए हुती से लेकर ये सारे आतंकी संगठन किस ढंग से इजराइल पे हमला करते हैं, इजराइल किस ढंग से अपनी आत्मरक्षा करता है, ईरान सीधा हमला करता है या अपने प्रॉक्सी संगठनों को आगे करके हिजबुल्लाह से लेकर हुती और हमास से लेकर किस प्रकार आगे करता है, उस ढंग से वहाँ किस प्रकार से अरब देश इजराइल के खिलाफ आगे आते हैं। अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है वहाँ ट्रंप और ये कमला हैरिसन के बीच में जो चुनाव है उसमें भी इस युद्ध पर काफ़ी असर माना जा रहा है। अगर ट्रंप आ गए तो ये तमाम यूक्रेन की लड़ाई तो बंद होगी, वहीं ये लड़ाई भी यहाँ कम होने की आशंका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये इसे आज और कल ये सप्ताह विश्व के लिए बहुत खौफनाक है। भारत के प्रधानमंत्री ने शांति की पहल की, वो उसके कोई परिणाम नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका और रूस के वर्चस्व की जंग है। ये एक प्रकार से अमेरिका और यूरोप से लेकर इनके हथियारों की बिक्री का एक माध्यम है।
इस लड़ाई से विश्व में इनके हथियारों की बिक्री हुई। तो ये पूरा जो यूरोप और अमेरिका जो का मुख्य उत्पादन है, ये हथियारों की जो उत्पादन करते हैं, विक्रय करते हैं, ये युद्ध को बढ़ावा देने से होता है। और अमेरिका ही ये चाहता है कि उसका वर्चस्व इस हथियारों के सौदागर के रूप में बना रहे। यूरोप का भी नाटो के साथ, अब अमेरिका के साथ होने से यूरोप को किस प्रकार से ये जो शरणार्थियों की समस्या से वहाँ उनकी खुद की शांति भंग हो चुकी है, वो कितना बड़ा उनके अंदर अमन चैन को खतरा हो गया, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया, वो भले ही ना समझें। परंतु इंडोनेशिया में भी, बांग्लादेश में जिस प्रकार से अमेरिका और पाकिस्तान के गुर्गों ने जो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया, उसके बाद जो वहाँ के अल्पसंख्यकों को मौत के घाट और उनकी संपत्तियों को जला दिया, उनको निशाना बनाया, उनको प्रताड़ित किया, आगजनी की और सरकारी पूरे विकास की डगर भर रही हुई बांग्लादेश को पतन के गर्त में डाल दिया, कट्टरपंथ के करने। अब प्रकृति का प्रकोप भी वहाँ बाढ़ से वहाँ बिल्कुल विनाशकारी व्यस्त हो रहा है। भारत को चाहिए था कि वो यूक्रेन की समस्या के समाधान की जगह ये तुरंत यहाँ पे इस प्रकार का समय रहते हस्तक्षेप करता है, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही बता दिया था अमेरिका यहाँ पे इस प्रकार की हस्तक्षेप करने की सोच रहा है, अशांति कर रहा है, तो उसे तुरंत जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता बचाने के लिए राजीव गांधी के कार्यकाल में लंका में शांति सेना भेजी गई थी, उसी प्रकार से भारतीयों को वहाँ भारत के हितों को बचाने के लिए बांग्लादेश में भी शांति सेना भेजनी थी, जो वहाँ के ये क्या कहते हैं शेख हसीना की सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को मजबूत बनाती, कट्टरपंथियों पे अंकुश लगाती और इस क्षेत्र में जो अशांत करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ मानवीय मूल्यों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अंकुश। यहाँ की बांग्लादेश के बाद अब सबसे बड़े संसार के मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी लोगों ने वहाँ के राष्ट्रपति के परिवारवाद के खिलाफ एक विद्रोह करके, जन विद्रोह करके वहाँ की संसद पे कब्जा करने का कार्य किया, प्रदर्शन कर दिया, शिकंजे में ले लिया। परंतु ये स्थितियाँ बड़ी विकट होती जा रही है। जन विद्रोह के पीछे किसका हाथ है, कट्टरपंथियों का हाथ है, क्या है, इस सब समस्या या आने वाले समय में जिस प्रकार भारत में भी कट्टरपंथी तत्व सर उठा रहे हैं, उनको राजनीतिक दल उकसा रहे हैं, ये भारत सरकार को बहुत सजग होकर हल्के में न लेके इन तमाम अतिवादी लोगों पर कड़े अंकुश लगाने चाहिए और तभी राष्ट्र मजबूत होगा। ये जो सप्ताह है जहाँ उत्तराखंड के लिए निराशा के बादल मंडराते रही अतिवृष्टि के दौरान, वहीं पूरे विश्व में अमेरिका, नाटो और संयुक्त राष्ट्र संघ की उदासीनता के कारण विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इससे मानवता कैसे उभरे, परमात्मा इस सबको सद्बुद्धि दे और जो निर्दोष लोग हैं उनको बचाया जाए। जय भारत, जय उत्तराखंड।